एलपीजी की किल्लत को लेकर अब तक मारामारी मची हुई थी। सरकार बार बार ये कह रही है कि देश में एलपीजी के किसी प्रकार से कोई किल्लत नहीं है, लेकिन अब उसका सेटबैक और ड्रॉबैक है वो नजर आ रहा है, क्योंकि राजधानी से अब जो कामगार हैं, जो प्रवासी हैं, वो पलायन कर रहे हैं। उनका तर्क यह है कि हम यहाँ रहें तो रहें कैसे। 400 से 500 रुपए किलो के हिसाब से गैस मिल रहा है, जो उनकी एक दिन की दिहाड़ी नहीं होती। तो आखिरकार 1 महीने से ज्यादा ईरान का युद्ध चल चुका है। इस बीच जो कामगार हैं, जो छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कोई प्लान अब तक हमारे नीति निर्धारकों ने क्यों नहीं बनाया और ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, आज इसी मामले पर हम बात करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। दिल्ली में गैस की किल्लत बनी हुई है। गैस की बुकिंग टाइम होने के बावजूद भी कई लोगों को गैस मिल नहीं रहा। वहीं बाजार में गैस की कमी होने के कारण कई होटल और रेस्टोरेंट और खाने पीने की रेहड़ी पटरी बंद हो रहे हैं। वहीं गैस की कमी के कारण अब मजदूर दिल्ली और दूसरे शहरों से पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अब अपनी गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर से बड़ी संख्या में प्रवासी अपने घर की ओर लौटने लगे हैं, लेकिन इस बार कोरोना नहीं बल्कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण हो रहा एलपीजी संकट है। दूसरे राज्यों में दिल्ली में रोजी रोटी के तलाश में काम करने वाले प्रवासियों को एलपीजी गैस की समस्या सताने लगी है। बाजार में गैस की कमी होने के कारण कई होटल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की रेहड़ी पटरी बंद होते जा रहे हैं, जिस कारण अब कामगार घर लौट रहे हैं। सिलेंडर 4 से 5 हजार रुपया किलो मिल रहा है। सिलेंडर मिल रहा है, प्रति सिलेंडर 4 से 5 हजार और किलो के हिसाब से 400 रुपये किलो मिल रहा है। इसके चक्कर में लोग गांव जा रहे हैं। ऐसे 5 से 6 लोग डेली मिल रहे हैं। हाँ, हमने पूछे कि भैया क्यों जा रहे हो? भैया 2 दिन से खाना नहीं खाया, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो इसके वजह से दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। गैस ना मिल रही, क्या करे यहाँ? ये परिवार ले रखे, बच्चे ले रखे छोटे छोटे। पहले तो मिल रही थी ये 110 120, 200 तक का भरवाया, अब मिल भी नहीं रही, बिल्कुल भी ना मिल रही ना, बहुत मजबूरी है। एलपीजी महंगा हो गया, 5 रुपये ब्लैक में मिला, 5000 मिल रहा है ब्लैक में। एलपीजी 5 रुपये लीटर मिल रहा है ब्लैक में, 400-500 रुपये मिल रहा है। तो दिन में हमको 20 तो छोड़ देते हैं, सही करें, कोई दिक्कत है। लगातार गैस गोदाम पर और गैस एजेंसी के दफ्तर पर लंबी लाइन लग रही है। लोग परेशान हैं। गैस की कमी की वजह से रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। इस वजह से बहुत लोग दिल्ली में अपना काम छोड़कर अपने घर और अपने गांव वापस जा रहे हैं। कोई यूपी जा रहा है तो कोई बिहार। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उन्हें सिलेंडर काफी महंगा मिल रहा है, जो उनकी दिहाड़ी में पूरा नहीं हो रहा। लगातार जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एलपीजी की शॉर्टेज के बाद जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा मिल रहा है, उनके पास खाने को नहीं है, तो अपने गांव वापस जा रहे हैं यहाँ से काम छोड़ने के लिए। हम यहाँ पे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं, जहाँ पे हमें लोग मिले हैं जो काफ़ी तंग है और यहाँ पे हम उनसे उनकी समस्या जानेंगे। भाई साहब, आपने हमें बताया कि आप घर जा रहे हैं, एक बार थोड़ा बताएंगे कि क्या समस्या आ रही है? हम लोग सर गैस यहाँ 400 रुपये किलो मिल रहा है। 400 अभी चुरा के कभी कल मिल रहा है, कभी कल नहीं मिल रहा है। कभी लोग कब खाना बना रहे हैं, कभी 2 दिन बना रहे हैं, 2 दिन कभी भूखा रह जा रहे हैं। क्या करेंगे? यहाँ रह के भूखा थोड़ी मरेंगे, यही समस्या में जा रहे हैं। अपने घर पर रहेंगे तो कोई गोईठा लकड़ी से कोई खाना वाना जरूर वैसा बनेगा। यहाँ कहाँ से गोईठा लकड़ी चुनेंगे? यहाँ कमाने नहीं है, गोईठा लकड़ी चुनेंगे, खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे आप काम कहाँ करते थे, क्या काम? सरोजी नगर स्टील का, सरिया का बिल्डिंग बनाते हैं, वो उसका काम करते हैं। पर सिलेंडर नहीं मिल रहा तो खाने की बहुत दिक्कत है। बहुत, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम रात को खाते हैं, सुबह खाते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते हैं। पैसा नहीं है क्योंकि गैस बहुत महंगा मिल रहा है। बहुत लोग जो है उसकी काला बाजारी भी कर रहे हैं, तो काफी समस्या आ रही है लोगों की, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा है। कभी गम तो कभी खुशी देखी हमने, अक्सर मजबूरी देखी, कभी कोरोना तो कभी गैस किल्लत की समस्या देखी। हम कामगारों ने तो हमेशा हालात और अपनी तकदीर की बेबसी देखी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए इस चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा सवाल है, क्यों एलपीजी का संकट चल रहा है? ये पहला और महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल, क्यों एलपीजी सिलेंडर की लाइन अब भी लग रही है? तीसरा प्रश्न, जो मजदूर हैं वो पलायन करने को मजबूर क्यों हुए हैं और क्यों हो रहे हैं? ये हमारे सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। राहुल आर्यन जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और दीपक शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के भी नुमाइंदे जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राहुल जी आपसे शुरू करता हूँ, ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? क्या जो हमारे नीति निर्धारक हैं, जो मैनेजमेंट करने वाले हैं, उनके मैनेजमेंट में ये प्रवासी और कामगार तबका है जो छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जो दिल्ली में जिनके पास अपना घर नहीं है, वो लोग पिछले 1 महीने में प्लानिंग में नहीं थे? देखिए धर्मराज जी, ये जो स्थिति बनी है, ये इतना भर कह देना कि छोटे लोग प्लानिंग में नहीं थे उसकी बात नहीं है। ये स्थिति बहुत बड़ी है और शुरुआत होती है विदेश नीति की असफलता से लेकर, और वहां से लेकर आप पिछले 15 सालों की तैयारियों तक जाइए। ये सच है कि हमारे देश के अंदर हम लोग इन चीजों के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, एलपीजी के लिए या इन चीजों के लिए बाहर के देशों पर निर्भर है। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 10 सालों में ये जो निर्भरता है वो क्रूड ऑयल के संदर्भ में 80% से बढ़कर 90% हो गया है। यानी आप एक तरफ ढोल पीट रहे थे कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और दूसरी तरफ आप इन चीजों को ना तो डाइवर्सिफाई कर रहे थे और ना अपने देश के अंदर इसका सब्स्टिट्यूशन या कोई विकल्प ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से एलपीजी का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो पिछले 10 वर्षों में 45% से बढ़ के 60% तक बढ़ गया है। यानी कि इस मोर्चे पर भी आप असफल रहे हैं। तो एक तो बात यह है कि आपने इन चीजों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। दुनिया वोलाटाइल होती जा रही थी, दुनिया के अंदर बहुत ध्रुवीय विश्व का निर्माण हो रहा था, और सरकार इन सारे मामलों से बेखबर अपने मस्ती में थी। एक चीज। दूसरी चीज, आपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं बनाई। सारे रिजर्व पहले के जो बने थे वही रिजर्व आज तक है, यानी आपने उपलब्धता पे काम नहीं किया। और तीसरी चीज, जो करंट क्राइसिस है, आपने उस क्राइसिस के अंदर जो स्टैंड लिया है वो निहायत ही बेवकूफी भरा स्टैंड है। आप इजराइल, ईरान और वेस्ट एशिया के इस संकट में भारत को एक साइड के रूप में रख दिया है, और इस साइड में रखने के कारण, एक पक्ष ले लेने के कारण आज हमारी जो पुरानी पारंपरिक गुट निरपेक्षता रहती थी, हमारी जो पुरानी बहुध्रुवीयता का सिद्धांत रहता था, हमारे जो पुराने नीति निर्धारक तत्व थे, उनसे आपने पीछा छुड़ा लिया और इसे संकट में हम पड़ गए हैं। अब जो वर्तमान की क्राइसिस उत्पन्न हुई है, वो वर्तमान की जो क्राइसिस है उसके पीछे पूरा का मिसमैनेजमेंट का खेल चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चारों तरफ है, कालाबाजारी, धुआंधार खूब खुलेआम हो रहा है। सिलेंडर के दाम 500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं, जो दिहाड़ी और जो प्रवासी मजदूर जिनका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा आज से 4-5 साल पहले की बात है, 5 किलो के सिलेंडर की बात हुई। छोटे छोटे सिलेंडर लाएंगे और वो सिलेंडर कनेक्शन से इस देश के उन लोगों को मिलेगा, लेकिन न तो उनके पास वो सिलेंडर है और न उस तरीके की कोई सप्लाई है। शादियों का सीजन है, जितने भी वो लोग जो फूड स्टॉल लगाते थे, खाने के स्टॉल लगाते थे, टिफिन वाले, डब्बे वाले, जितने भी असंगठित क्षेत्र के लोग थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। जिनको खाना चाहिए उनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनको नौकरी चाहिए उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश या प्रवासी लोग सिर्फ इनके लिए ट्रेन में बैठकर आने वाले मजदूर हैं। इससे ज्यादा इनकी कोई इज्जत भारतीय जनता पार्टी के शासन में है नहीं। ये जब भी बिहार जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, एक ट्रेन देकर आते हैं लोगों को। तो बड़ी गंभीर स्थिति है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए, लेकिन सोचने के बजाय मोदी जी चाय की पत्ती तोड़ रहे हैं, वहां नाच गाना कर रहे हैं। चुनाव उनकी प्राथमिकता है, केंद्र प्रकार चुनाव जीतना है। चुनाव ही धर्म है, चुनाव ही राजनीति है, चुनाव ही लोकतंत्र है। मोदी जी और अमित शाह के लिए चुनाव ही सब कुछ है। बहुत दुखद स्थिति इस देश के अंदर। चलिए ठीक है सर। खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। खेमचंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये परिस्थिति क्यों बनी? क्यों ये जो कामगार हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो सिर्फ एक सिलेंडर के लिए, गैस के लिए अपना रोजी रोजगार छोड़कर अपने शहर या अपने गांव, अपने राज्य जाने को मजबूर हुए हैं?
नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले तो अभी हमारे जो मित्र बोल रहे थे वो अनगल बातें, झूठ और बिना किसी डेटा के, कंक्रीट डेटा के बातें बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि कोई रिजर्वियर नहीं बनाए, जो पेट्रोलियम का है वो पहले से जितने थे वो ही हैं। अरे पहले ना के बराबर था, अभी जो बनाया 53 लाख मैट्रिक टन की जो कैपेसिटी है वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के समय में डेवलप हुई है, और 65 लाख मैट्रिक टन की जो कैपेबिलिटी है उसको बनाने के लिए अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। तो ये कह देना कि कुछ काम नहीं किया, रिजर्वियर नहीं बनाए, फिर हम लोग बड़ी बेवकूफी तरीके से एक साइड हो गए। कौन सी साइड हो गए हम? आप बताएं कौन सी साइड है? क्या हम इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं, या फिर हम ईरान के साथ खड़े हैं? आप चाहते हो कि हम एक साइड हो जाएं? आप चाहते हो कि हम ईरान तो के साथ युद्ध खड़े से हो जाएं? पहले इजराइल गए हुए थे सर, 2 दिन पहले इजराइल आप बोलते रहे, मैंने कुछ बीच में बोला नहीं, आप नोट कर लो। एक मर्यादा होती है, आप मर्यादा आपकी नोट कर लो ना, फिर जवाब देना जब आपका टाइम आएगा। आप बताओ कि हम कौन सी साइड खड़े हैं? हम कोई सी साइड नहीं खड़े हैं, हम भारतीयों की साइड खड़े हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के लिए खड़े हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े हैं, विश्व में शांति के लिए खड़े हैं। हमारा हर एक प्रयास, हर स्टेप विश्व में शांति के लिए है और भारत के जो नागरिक हैं उनके कल्याण के लिए। आज हमारी जो सरकार, जो मौजूद सरकार है, उसके जो रिलेशन है उसी की वजह से। खेमचंद शर्मा जी, आप मेरे मूल प्रश्न, आपने जवाब दे दिया उनको, ठीक है, मैंने अपना टाइम दे दिया, आप मेरे मूल प्रश्न पे आइए। आ रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जब तक मैं काउंटर नहीं दूंगा जिन्होंने झूठ बोला है, हाँ हो गया। मूल प्रश्न जो है वो अधूरा रह जाएगा। जो आपने जो बोला, देखिए स्थिति आज पूरे विश्व में भयावह है, क्योंकि पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है। एक तरफ आप देखेंगे रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, उसमें यूरोप इंगेज है, उसकी वजह से जितने भी एनर्जी की चीजें हैं वो अप डाउन हो रही थी। लेकिन भारत के अच्छे रिलेशन की वजह से हम रशिया से भी ले पा रहे थे, और अल्टरनेटिव हम यूएस से भी ले रहे थे, और बाकी देशों से भी हमारे पास एनर्जी की सप्लाई आ रही थी। अभी जो हॉर्मुज दायरा है, जिसमें बहुत ही छोटा सा एक आप कह सकते हैं पैच है, जहां से ज्यादातर ऐसे वेसल्स निकलते हैं। अब वहां पे दिक्कत हुई है, हजारों वेसल्स वहां पे फंसे हुए हैं, हमारे वेसल्स फिर भी वहां से निकल रहे हैं, निकलते भी जा रहे हैं। और अल्टरनेटिव जो सप्लाई है, हम यूएस से भी ले पा रहे हैं, रशिया से भी ले पा रहे हैं, वो भी आ रही है। अल्टरनेटिव रूट से हमारे पास सप्लाई आ रही है। और आज हमारे पास जो रिजर्व है वो भी 2 महीने से ज्यादा का रिजर्व हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। और हम नेट खेमचंद शर्मा जी, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, फिर ये वो लोग कौन हैं, और क्या शौकिया दिवाली है नहीं, छठ है नहीं, तो फिर ये लोग क्यों अपने गांव लौट रहे हैं? अभी क्या चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है? अभी हिंदी कैलेंडर के अनुसार बैसाख का महीना शुरू हुआ है, चैत का महीना खत्म हुआ है। चैत और बैसाख का मतलब होता है कि खेतों में गेहूं कटते हैं, फसल कटती है। जब फसल कटती है तो आज से नहीं, बरसों से जो हमारे वर्कर्स होते हैं जो शहरों में आते हैं, वो गांव की तरफ जाते हैं, अपनी फसलों को काटते हैं, या फिर गांव में जो काम होता है उस समय, क्योंकि वहां पे खेतों में फसल काटने का एक मैसिव वर्क चलता है, तो वहां पे मजदूरों की जरूरत होती है। तो ये आज से नहीं, बरसों से। हाँ, थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही समस्या नहीं, थोड़ी बहुत हुई है, क्योंकि इस समय कुछ रेगुलेशंस लगाए, कुछ लोगों ने कालाबाजारी करना शुरू किया, कुछ लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढ के अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, 50 लाख मैं 30 सेकंड लूंगा, लगभग 50 लाख सिलेंडर की डिमांड हुआ करती थी, जिसको बढ़ा के 80 लाख तक कर दिया। लेकिन जैसे ही मेजर्स लिए तो वो फिर नॉर्मल पे आ गई। अभी सरकार ने बल्कि कई कदम लिए, लेट मी कंप्लीट। और उसमें सबसे बड़ा है कि जो केरोसिन ऑयल है आज वो मिल रहा है। केरोसिन ऑयल का आज भी स्टॉक जो हमारे गरीबों के घरों में रहते हैं वो अपना यूज कर सकते हैं। 5 किलो का जो सिलेंडर है वो भी मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। उसके लिए 25 दिन या 45 दिन या 50 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कोयल है, उसके अलावा अल्टरनेटिव एनर्जी और बिजली की कोई समस्या नहीं है। दिल्ली में बिजली जा नहीं रही, आज भी 24 घंटे बिजली आ रही है। तो जो बिजली के इक्विपमेंट हैं वो भी चल रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने बात रखी उस तरीके से तो ये था कि ठीक है खेमचंद शर्मा जी, एक मिनट मैं आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। दीपक सर, खेमचंद शर्मा जी यानी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि खेती का सीजन है ये वो है, मतलब जो बातें की है उसको फिर रिपीट नहीं करूंगा। ये मान नहीं रहे कि प्रॉब्लम है। और अब मैं खेमचंद शर्मा की बात को एक्सेप्ट करूं, स्वीकार करूं, या जो थोड़ी देर पहले हमने उन लोगों के, कामगारों के बयान सुनवाए जिन्होंने कहा कि भाई साहब 400 से 500 रुपए किलो गैस मिल रहा है
अगर 5 किलो का भरवाऊंगा तो 3,000 साढ़े 3,000 पड़ेगा। हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम गैस भरवा पाएं। कुछ लोग मजबूरी में भरवा रहे हैं और कुछ लोग जिनकी मजबूरी नहीं है काम धंधा छोड़ के गांव चले जा रहे हैं। दीपक जी। जी धर्मराज जी, आपने जो सवाल किया, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहां तक आपने बोला कि भाजपा के प्रवक्ता तो मानेंगे नहीं, खैर आज तक कभी समस्या को समस्या भाजपा ने माना ही नहीं। कोरोना के समय कौन सा माना था, आपको याद होगा। कोरोना के समय जब मजदूर मजबूर हुआ था तब कौन सा इन्होंने सरोकार दिखाया था मजदूर से। वो पैदल चल पड़ा था, कोई साइकिल पर चल पड़ा था, लेकिन किसी सरोकार तो नहीं रखा था भाजपा ने। तो जहां तक मजदूर की बात है, इस शहर में मजदूर सा कोई दर बदर ना था। जिसने सबका घर बनाया उसका कोई घर ना था। आज बड़ी दुख की स्थिति है और बड़ी ही चिंता इस बात पे होती है राजनीतिक पटल के ऊपर, जिस चतुराई से कह सकते हैं या जिस शालीनता से ये कह देना कि समस्या खत्म हो गई, कुछ समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत होगी, वो ना के बराबर है। कभी समस्या को समस्या माना है? आज मजदूर जो है, जिसका दिल्ली की प्रगति में, इस शहर की प्रगति में, इस शहर को आगे बढ़ाने में इतना बड़ा योगदान है, आज उसका कोई अस्तित्व नहीं। आज गैस का सिलेंडर की दिक्कत आई तो उसको फिर उठा के जाना पड़ रहा है, अपना सामान दिल्ली से बाहर छोड़ के जाना पड़ रहा है, अपने गांव की तरफ चल पड़ा है। जहां तक बात है कि कहा जा रहा है कि विपक्ष के लोग या दूसरे लोग कर रहे हैं, अब मैं आपको कुछ केवल मैं करूंगा रिकॉर्ड के पर बात। आज आपको मैं इसके अंदर 2-3 हेडिंग बता रहा हूं जो केवल न्यूज़पेपर में। दुकानदार छटनी कर रहे, ये 2 अप्रैल की खबर है। फूड संचालकों ने सहायकों को काम रखने से रोका। गैस के बिना उद्योगों का उत्पादन आधा। गैस के कमी कारोबारियों पर भारी पड़ रही। सिलेंडर के संकट से रामनवमी पर भी नहीं जले भंडारों के चूल्हे। अमर उजाला, ये सारे जो टॉप लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वो सब बात बोल रहे हैं। मुझे लगता है इससे भी सरोकार नहीं होगा। ये भी हो सकता है ये गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और वो जो लोग हैं जो इफेक्टेड हैं वो भी गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सच्चा कौन है? सच्चा कौन है? केवल एक भाजपा। जो उन्होंने बोल दिया बस वो प्रमाणिक मान लिया जाए कि कोई दिक्कत नहीं, सब चंगासी, बस बात खत्म। कोई दुख नहीं है, किसी को कोई दर्द नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कत है वो हो जाएगी जो फसल के कारण जा रहे हैं। अरे फसल के कारण जा रहे हैं, जो उद्योग धंधे जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं न्यूज़पेपर की वो इफेक्टेड हो गए हैं। कुछ लोगों ने बंद कर दिया है, कुछ लोगों ने, जहां तक खाने की बात अगर बात करें फूड आउटलेट्स की, उन्होंने अपना काम आधा कर दिया है, छटनी कर दिया उन्होंने। तो वो कहां जाएंगे? वो यहीं सड़क पर बैठे रहेंगे? वो गांव जाएंगे? और आप उनके गांव के जाने के नाम पर आप बोलते हैं कि फसल काटने जा रहे हैं। क्यों जाएंगे फसल काटने? वो अगर एक परसेंटेज होती है जो फसल काटने वाले हैं कामगार, वो जाते हैं, हमें मालूम है, मजदूर वर्ग जाता है, लेकिन ये परसेंटेज होती है, इतनी बड़ी संख्या में इफेक्टेड नहीं होता कभी। आज इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन सवाल इस बात का, उसको घुमा फिरा कर बात बोल दिया जाए कोई समस्या नहीं है। कैसे समस्या नहीं है? आपका न्यूज चैनल, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं, आपने दिखाया, उसको कई रिपोर्ट दिखाई है आपने, किस तरह से लोग इफेक्टेड हैं, किस तरह से मजदूर वर्ग इफेक्टेड है। आज मजदूर वर्ग जो है मजबूर हो गया, लेकिन उसकी मजबूरी को भी मजबूरी नहीं माना जा रहा। सबसे बड़ा दुख का विषय है। ठीक है, राहुल जी आपको कुछ कहना था सर? राहुल आर्यन जी। मैं यही कह रहा था जो खेमचंद शर्मा जी कह रहे थे कि हम किसके साइड खड़े हो गए, तो साइड तो दिख ही रहा है कि आप किसके साइड खड़े हो गए। आप 140 करोड़ भारतीय लोगों के साथ नहीं खड़े हैं, आप चुनाव के साथ खड़े हैं, आप अमेरिका के साथ खड़े हैं, और अमेरिका की जनता नहीं, आप अमेरिका के दबाव के साथ खड़े हैं। आप इजराइल की, अमेरिका की ब्लैकमेलिंग के साथ खड़े हैं, आप रूस के साथ आप रिश्ते खराब कर रहे हैं। आप तो ये कहना कि मोदी जी 140 करोड़ लोग था, तो सब पुरानी बात हो गई। मोदी जी चुनाव के लिए जीते हैं, चुनाव के लिए मरते हैं, चुनाव मोदी जी का राजधर्म है, और चुनाव के लिए वो देश हित की परवाह नहीं करते हैं। ये अब जग जाएगी। देखिए वैश्विक नीति, ठीक है, वो आपने बोल दिया। अब मूल प्रश्न वही है, ठीक है, ये तो वैश्विक नीति की बात होगी, उस विषय पर हम बात नहीं करें। खेमचंद शर्मा जी, देखिए मैंने जिस प्लानिंग और जिसकी बात की ना, मैं उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये जो कामगार तबका है, ये लोग ज़्यादातर 5 किलो के सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, और ये वहाँ से इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर खुले में बेचा जाता है। बड़े वाले से ट्रांसफ़र करके छोटे वाले में बेचा जाता है। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कागज़ में क्या वो नहीं बता रहा, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। वहाँ से निकालते हैं और उसको रिफिलिंग की जाती है छोटे छोटे में, और कुछ 10-20 रुपया पर किलो के हिसाब से बढ़ा कर दिया जाता है। दूसरा, ये लोग रजिस्टर्ड नहीं होते हैं किसी एजेंसी के थ्रू कि वहाँ से आप सिलेंडर लेते हैं। परेशानी इन लोगों को इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि इनको पता नहीं था कि इनके ऊपर इस तरीके की स्थिति बन जाएगी।
क्योंकि भारत सरकार जब ये आपदा आई, जब ये स्थिति उत्पन्न हुई, तो भारत सरकार ने बोला ना कि पहले जो लोगों के घर में खाना बनता है उनको पहले मिले, ये सुनिश्चित कर ले। जो बाकी कमर्शियल है उस पर कुछ दिनों के लिए पाबंदी लगाई गई थी 50%, फिर उसको बढ़ाकर 80% किया गया। उसको फिर से जब अवेलेबिलिटी हुई तो उन्होंने बढ़ाया। आपने कहा कालाबाजारी हो रही है, तो कालाबाजारी को रोकने का काम भी तो सरकारों का ही है, हम और आप तो रोक नहीं सकते। खेमचंद जी, देखिए बिल्कुल सही कहा कि कालाबाजारी को रोकने का काम सरकारों का है, और देश में हमारे यहाँ पे जिस तरीके का फेडरल सिस्टम है उसमें सभी पार्टियों की सरकारें आती हैं। क्या वो काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव लिया, सबको बुलाया, बातचीत की, कहा कि हम अवेलेबल हैं, हम आपको जितनी सप्लाई चाहिए उतनी देंगे, लेकिन आपको कालाबाजारी रोकनी है, आपको जो पैनिक बुकिंग है वो रोकनी है, आपको जो स्टॉकिंग लोग कर रहे हैं गलत तरीके से उसको रोकना है। कई सरकारों ने अच्छा काम किया, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इंडियन ऑयल ने साफ साफ कहा है कि पैनिक बुकिंग की जरूरत नहीं है। आप अननेसेसरी वो आर्टिफिशियल डिमांड मत क्रिएट करो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, क्योंकि आर्टिफिशियल आप यदि डिमांड करोगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी और डिमांड है नहीं और सप्लाई में अभी कुछ दिक्कत है। वैसा मत करो, क्योंकि अभी जितनी सप्लाई चाहिए उसके लिए अवेलेबिलिटी है और अल्टरनेटिव हमारी सरकार ने ढूंढ लिए हैं, और सरकार ने मैसिव तरीके से काम किया है। सरकार ने अभी कहेंगे पेट्रोलियम पे इथेनॉल के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया? 20% आज मिक्स हो रहा है, तो उसकी वजह से इंपोर्ट कम हुआ। अगर वो 20% की मिक्सिंग नहीं होती तो इंपोर्ट पे कितना प्रेशर रहता? इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे किया, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल किया, ईवी को शुरू किया, तो उसकी वजह से जो पेट्रोलियम है उस पर प्रेशर कम हुआ। ये सारी चीजें कब हो रही है? मोदी जी के जमाने में हो रही हैं। इवन गैस के भंडारण का जो इनिशिएटिव है उससे पहले कभी नहीं लिया गया, ये मोदी जी ने लिया। सर देखिए, अब वो विपक्ष नहीं, खेमचंद जी, विपक्ष अपनी बात कहेगा। बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। हाँ, नहीं मुझे फैक्ट, मुझे फैक्ट पता है, और मैं आपके एक मिनट छोटा सा पॉइंट आपने नहीं सर, समय उतना नहीं पॉइंट मैं बता रहा हूँ। जितनी बातें आपने कही मैं उसको खारिज नहीं कर रहा, ठीक है, पिछले 10 सालों में काम हुआ है, लेकिन जिस इशू को लेकर हम आए हैं, आपने कहा दिल्ली में तो हर चीज सब ऊपर से नीचे तक सब कुछ आपका है, उसी इशू के बारे में बता रहा हूं। नहीं तो दिल्ली में सर अब उतना टाइम नहीं है ना कि मैं कहानी बनाऊं, मैं सीधे आता हूं इशू पे। कहानी नहीं, हम टॉकिंग स्ट्रेट। आप ये बताइए, दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली से क्यों मजदूर पलायन कर रहे हैं? मजदूर इस समय नेचुरली पलायन कर रहे हैं। क्या भाई साहब, या तो आप मुझे एक मिनट खेमचंद जी, या तो आपको लगता है मैं डम हूँ? गांव से आता हूँ मैं। नहीं, आपको लगता है मैं डम हूँ? आप मुझे जो बता दोगे मैं मान लूंगा। आप मेरे को बताओ, अगर हम चलते हैं दोनों और आप उनको पूछिए कौन से जिले में गाँव है आपका? कौन सा जिला में गाँव है आपका? कट रहे या नहीं कट रहे हैं? कौन सा जिला गाँव है आपका? गेहूं कट रहे या नहीं कट रहे? खेमचंद शर्मा जी, कौन सा जिला में गाँव है आपका, बताइए ना। मैं मथुरा का हूँ, बरसाने का हूँ। मथुरा का है ना, और मैं झारखंड का हूँ, धनबाद का। सुनिए, मैं झारखंड के धनबाद का हूँ, जहाँ से मजदूर आते हैं। लोग हैं जो शहरों में, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से मजदूर आते हैं भाई साहब। गेहूं काटने के बाद उनको गेहूं और भूस अपने घर में भरना है ताकि पूरी साल उसका इंतजाम। ये नेचुरल है, कोई नेचुरल नहीं है ये। नहीं, ये कोई नेचुरल नहीं है। ये जो पलायन हो रहा है नेचुरल नहीं है। सॉरी, प्रूव करिए कि कहाँ पे पलायन हो रहा है। अरे 5 किलो का सिलेंडर दिया जा रहा है उसमें। अरे भाई साहब, एक मिनट, पीसीआर अगर वो बाइट होगी ना तो चलवा देना थोड़ा सा। अगर वो बाइट अगर आपको से कटी हुई हो जिसमें मजदूर कह रहा है कि महंगा हो गया छोड़ के, एक मिनट यार, हमारे यहाँ पे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? खेमचंद शर्मा जी सुनिए। अरे भैया मैं बता रहा हूँ ना, आप मेरे को एरिया बताओ कि जहाँ पे लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। अरे रुकिए, तो हाथ कंगन को, अरे मालिक, कॉमर्शियल मैंने कहा ना उसको हम कम करेंगे, बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए हमारे यहाँ ना। सुनिए सर, सुनिए खेमचंद शर्मा जी, सुन तो लीजिए। सुनिए, आप किस मोड पे बात करें मैं बताऊं? अरे सुनिए, खेमचंद शर्मा जी, आप किस मोड पे? बिहार में कहावत है, सब तो ठीक है भाई, लेकिन अरे सुनिए महाराज, सुनिए, आप कितना भी धुआं के बादल बना लो, वो बादल तो जैसे हवा आएगी उड़ जाते हैं। एक मिनट, अरे महाराज सुनिए। खेमचंद शर्मा जी सुनिए, इनका ऑडियो कम करो भाई, इनका ऑडियो गिरा दो, इनका ऑडियो कम करो प्लीज, इनका ऑडियो कम करो। आपको तरीका नहीं है मैं किस तरीके से बात करता हूं। मैं सबको टाइम देता हूं, बोल रहा हूं चुप हो जाइए तो चुप हो जाइए, कमेंट्री करने नहीं बोला आपको। बिहार में कहावत है भाई साहब, सुन लीजिए सब लोग, जो जिसको मेरी आवाज आ रही है, सब ठीक है लेकिन खूटवा एजे गड़ाई। सब ठीक है लेकिन खूटवा एजे गड़ाई, उस नोट पे आप बात कर रहे हैं। अब भाई बाइट चलवा दो। खेमचंद शर्मा जी सुनिए, ये एक मिनट, अब सुनिए, बाइट चला दो प्लीज।
बाइट चलाओ प्लीज, और ऑडियो बढ़ा के सुनाना, सुनिए। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एलपीजी की शॉर्टेज के बाद जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा मिल रहा है, उनके पास खाने को नहीं है, तो अपने गांव वापस जा रहे हैं यहाँ से काम छोड़ने के लिए। हम यहाँ पे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं, जहाँ पे हमें लोग मिले हैं जो काफी तंग है, और यहाँ पे हम उनसे उनकी समस्या जानेंगे। भाई साहब, आपने हमें बताया कि आप घर जा रहे हैं, एक बार थोड़ा बताएंगे कि क्या समस्या आ रही है? हम लोग सर गैस यहाँ 400 रुपये किलो मिल रहा है, 400 में अभी चुरा के कभी कल मिल रहा है, कभी कल नहीं मिल रहा है। कभी लोग कब खाना बना रहे हैं, कभी 2 दिन बना रहे हैं, 2 दिन कभी भूखा रह जा रहे हैं। क्या करेंगे, रह के भूखा थोड़ी मरेंगे, यही समस्या में जा रहे हैं। सुन लिया सर, चुरा के 2 दिन बिना खाए आनंद विहार स्टेशन में है, कल चली जाएगा आनंद विहार स्टेशन। अरे भैया, आप कितना भी मैनेज करके बाइट ले लो, वो क्या कह रहे हैं, लकड़ी से खाना बना रहे हूँ। अल्टरनेटिव्स हैं, अल्टरनेटिव हैं। झूठ के बादल कितने ही बना लो, आप धुआं के बादल। बात वही है कि खूंटवा ऐजे गड़ाई, उनमें कोई ताकत नहीं होती। जैसे हवा का हल्का सा भी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भूस के पहाड़ बना रहे हो। आप नहीं, सही है सर, सही है। समस्या सबसे ज्यादा अगर मैनेज है पूरे विश्व में तो भारत में है। अरे तो उसको कौन नकार रहा है, उसको कौन नकार रहा है? मैं तो उन गरीबों के बिहाफ में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उन गरीबों के बिहाफ में। राहुल जी 10 सेकंड सर, ठीक है, ठीक है, अब मैं समझ गया आपसे क्या आएगा, अब मैं समझ गया आपसे क्या आने वाला। राहुल, इनका ऑडियो गिरा दो। हाँ, राहुल आर्यन जी। देखिए धर्मराज जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का स्टाइल ही यही है, नकार, तिरस्कार और अहंकार। वो इसी लाइन पे बात करते हैं। समस्या नहीं है जी, अगर है तो विपक्ष ने दिया है जी, और हम जो हैं सो हम ही हैं। हम तो भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं, जो हैं सो हम ही। यही स्टाइल इनकी राजनीति का है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली से, अलग अलग जगहों से, आप देखिए सूरत से कितने मजदूर, वहां की फैक्ट्रियां बंद होने और उसके बाद कितने लोगों का पलायन हुआ। दिल्ली में लोगों को खाने के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि जो रेखा गुप्ता जी ने वो अटल कैंटीन शुरू किए थे। चलिए ठीक है राहुल जी समय कम है, 10 सेकंड सर। दीपक जी 10 सेकंड आप भी कुछ कह लीजिए सर। जी धर्मराज जी, जिस तरह से अभी भाजपा के प्रवक्ता ने अपना पक्ष रखा, आपको स्पष्ट हो रहा होगा जिस तरह से वो अपने आंकड़े बता रहे थे, जानकारियां दे रहे थे, कितनी घबराहट है, कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जल्दी है कि किस तरह से इसको कवर अप किया जाए। इसे साफ स्पष्ट कहता है। आपकी रिपोर्ट को भी झूठा बता रहे हैं, जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है उसको भी झूठा बता रहे हैं। आप केवल आर्गुमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कर रहे हैं। आपके पास कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। देखिए सबसे बड़ी, देखिए ठीक है, सबको 10-15 सेकंड मैं बोल लेता हूं। होता यह है ना, सबको पता है कि एक ऐसी परिस्थिति आई है जिससे भारत ने और दुनिया कभी रूबरू नहीं हुई। हमें भी पता है, दुनिया को पता है, भारत को भी पता है। लेकिन इस परिस्थिति में भी जो समस्या है उसके लिए जरूरी है कि पहले समस्या को आप एक्सेप्ट कीजिए, बीमारी को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप मानेंगे नहीं कि बीमारी है तो इलाज कहां से होगा? खैर, जो लोग परेशान हैं, हम उम्मीद करेंगे कि व्यवस्था उनके लिए कुछ व्यवस्था करें। बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद शर्मा जी, आप इस चर्चा में जुड़े। राहुल आर्यन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक लोग जल्द लौटते हैं।